तो बाई इलेक्शन वाले जितने भी तालुका थे, तहसील थे, सबसे पहले वहाँ हम लोगों ने लोक संपर्क सेतु लगाया। तो 300 प्रश्न, 400 प्रश्न, 200, 250 ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए। अधिकारियों ने सब प्रश्न देखे और तुरंत ही उसका निकाल कर दिया उसने, पॉजिटिवली थिंकिंग करके। और मेरी उपस्थिति में और हमारे मंत्री के उपस्थिति में उसको कागज़ दिलवा गया कि भाई आपका काम हो गया है, आपका रेशन कार्ड निकाल गया है, आपका वो हो गया है। और खुश होकर जाता था और जो उसकी खुशी उसके चेहरे पर मैं देखती थी, तब मुझे चला कि हमारा ये लोक संपर्क सेतु सही मायने में सफल हुआ है। और आज भी वो काम चलता है और 230 से ज़्यादा तालुका है, तहसील है। इसमें हम 2 महीने में वो काम पूरा कर देंगे और साल में 2 बार हम तहसील तक पहुँचेंगे और सभी को मिलेंगे। जब इतना बड़ा स्टेट संभालना हो, बहुत सारी योजनाएं चल रही हों, उस वक्त कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो नीचे के लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन जब आपको वो 4 डिसीज़न मैं आपको उदाहरण दूंगा जहाँ पे आपके कान तक जब वो बात आई तो तुरंत आपने जनता के हित में फैसला लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। इसमें एक है हमारा हाउसिंग ड्रॉ, जो आपने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। दूसरा आपने प्रॉपर्टी टैक्स और तीसरा AMTS का रूट चेंज हुआ था। तो ये तुरंत फैसले आपने कैसे ले लिए? एक बार भी आपने नहीं सोचा कि ये अधिकारियों जिन्होंने पूरा बनाया था कहीं इसको लेकर कुछ परेशानी होगी, लेकिन जनता के फेवर में आपने सिर्फ 1 घंटे में इतने डिसीजन ले ली? ये बात सही है कि जब जो गलत काम होता है तो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट की इफ़ेक्ट क्या होगी गवर्नमेंट के पर, क्योंकि जो हम तुरंत डिसीजन नहीं लेंगे तो कई और लोग इसमें जुड़ जाएंगे। जिसका हाउसिंग में जिसका ड्रॉ होने वाला था या हुआ, जिसको इफ़ेक्ट हुई, वही शुरू में आए और बाद में जनता भी उसमें जुड़ने लगी। तब मुझे पता चला कि जब ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो उसका समाधान करना कठिन हो जाएगा। और इसीलिए मैंने ये तुरंत कर दिया कि भाई हाउसिंग का ड्रॉ हम कैंसिल करते हैं और आपकी उपस्थिति में फिर से हम ड्रॉ करेंगे। तो वो ख़त्म हो गया वहाँ। बिल्कुल। और मुझे अभिनंदन देने के लिए आने लगे, तो मुझे तो ये फ़ायदा ही हुआ। और दूसरा AMTS का जो रूट चेंज हुआ था, मैंने पहले से वे लोगों को बताया था कि एक साथ रूट चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक रूट चेंज करते हो, 1 महीने के बाद दूसरा रूट बदल दो, एक गाड़ी कम कर दो, तो पता ही नहीं चलेगा। सबको ये लगेगा कि लेट होगी, बाद में आएगी, तो जो बैठे हैं वो तो दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो 10 रूट चेंज करना है, तो 10 दिन के बाद दूसरे स्थान पर एक और पश्चिम जोन में करते हैं, तो वहाँ मणिनगर में करना चाहिए या इधर दूसरे स्थान पर करना चाहिए। तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारी गाड़ी कम हुई कि नहीं हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई आपने गलत काम किया है, एक साथ सभी रूट बंद नहीं करना चाहिए, परेशान प्रजा होती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप रूट चेंज बंद, जो रूट थे वो सही रूट पर चला दो और बाद में कुछ सोचेंगे। तो ऐसे करके तुरंत ही डिसीजन लेना पड़ता है, जो इसमें हम समय निकालते हैं तो ज़्यादा परेशानी होती है। आप तुरंत डिसीजन भी लेते हो, सख्त डिसीजन भी लेते हो। एक उदाहरण मेरे ध्यान में आ रहा है आपके अर्ली लाइफ का है कि बाल विवाह हो रहा था आपके यहाँ पे कहीं, और तुरंत आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, ये नहीं सोचा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये वाक्य थोड़ा आप बताएं। देखो, मैं भाषण करती रहती थी, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी ने भी किसी का बाल विवाह नहीं किया था वो ज़माने में। तो मुझसे बड़ा भाई थे और उसका बेटा था, वो 12th में पढ़ता था। हमें पढ़ाना चाहिए क्योंकि भाई एक्सपायर्ड हो गए थे। मेरे बड़े भाई को मैं मिलने के लिए घर पर गई, तो मैंने कहा कि गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो इसमें क्या होगा, है वो पढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, मैरिज हो जाएंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गलत बात है, हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए। फिर भी ये तो माने नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मैंने तुरंत डिसीजन लिया और मैंने पुलिस स्टेशन में लिखा। पुलिस को लेकर मैं गांव में गई, पंचायत घर में 3 भाइयों को बुलाया और वहाँ लिखवाया कि हम उसका विवाह बंद करते हैं और बाद में उसकी 21 साल की उम्र होगी तब हम करेंगे। तो
बंद हो गया। भाई नाराज़ हुए, लेकिन भले नाराज़ हुए, और 5 साल तक मुझे नहीं बुलाया। लेकिन उसकी इफ़ेक्ट जो हुई, जो मेरा परिवार तो नहीं है, लेकिन जो समाज बोलते हैं कि पूरे समाज में बाल विवाह बंद हो गया। मैम, आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद में एक हिस्टोरिकल विजिट गुजरात में हुई, वो थे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए। बहुत कम समय आपके पास में था तैयारी करने का, लेकिन जिनपिंग साहब को आपने 5 घंटे में पूरा गुजरात घुमा दिया, ये कहें तो कम नहीं। ये तैयारी आपने कैसे कर ली ऐसे, और इतना प्रभावशाली विजिट हुआ जिसको न केवल भारत में, न केवल चाइना में, बल्कि समग्र विश्व ने उस चीज़ को देखा। तो कितनी अपेक्षाएं हैं आपको चाइना से? चाइना से तो जो अपेक्षा थी वो तो करते रहेंगे, लेकिन हमारा आतिथ्य भाव होना चाहिए। और दूसरे विश्व के जो नेता जब दूसरे देश में जाते हैं तो वो ज़्यादातर राजधानी में ही बैठते हैं, सोचते हैं, MOU या कुछ करना है तो वहाँ ही होता है। लेकिन एक गुजरात जैसे छोटे से राज्य में ऐसे चाइना के राष्ट्रपति जी आते हैं, तो हमारे लिए वो एक तो सौभाग्य था, और दूसरा पूरे विश्व में गुजरात का नाम का डंका लगेगा, क्योंकि गुजरात कहाँ है वो सोचेंगे। तो ये भी हमें फ़ायदा था। हम लोगों ने सोचा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो एक तो नरेंद्र भाई से हम लोगों ने राय ली टेलीफोन पर, कितने बजे आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। एक सूचना आई कि गुजरात में आने वाले हैं 16 को, फिर उसका टाइम भी बदलता रहता था, 17 को आएंगे, 16 को आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह में आएंगे। लेकिन हम लोगों ने एक तय किया, पहले 16 को आए या 17 को आए, लेकिन हमें एयरपोर्ट पर क्या करना है पहले वो सोच लो, क्योंकि समय 2:30 बजे का हो या 4 बजे का, लेकिन वह लोगों को इकट्ठा करना है, वो पुलिस परेड वो करनी है, सबको बुलाना है, वो तो हम कर सकते हैं अभी भी। तो एक और हम लोगों ने शुरू किया। दूसरा कहाँ उसको ठहराना है, तो हमारे वश में था ही नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ ले जाने वाले थे। तो वहाँ हमें क्या करवाना है उसके पास, वो हम लोगों ने सोचा कि भाई इंडस्ट्री वालों को बुलाना है। हम लोगों ने तुरंत ही उसकी जो लिस्ट वगैरह थी वो बना दी और एक अरेंजमेंट कर दिया। मैं भी खुद वहाँ गई, देखा सब कुछ, कहाँ बिठाएंगे, वो कहाँ बिठाएंगे, सब कर दिया। रिवर फ्रंट दिखाना था, तो रिवर फ्रंट में वो वहाँ वो तो जो हमने टेंट लगाए वो नरेंद्र भाई ने सोचा था, नहीं तो हम जो पतंग होटल है इसमें हम भोजन करवाने वाले थे। अच्छा। उसको डिनर। लेकिन नरेंद्र भाई ने कहा कि यदि सोचो कि कोई अच्छा टेंट बन सकता है तो वो टेंट बनाओ, तो इसमें लगे हम। तो टेंट वाला मिल गया, तो उसने टेंट लगाया। कितना लगाना है वो सब लोग हमने सोच लिया, इतने वो एक उसके लिए, एक CM के लिए, एक मेरे लिए, PM के लिए इतना होना चाहिए, कहाँ होना है तो ये लोगों ने तय कर लिया। और गांधी आश्रम में जाना था उनको, तो वो रूट हम लोगों ने बनाकर भेज दिया सब। ये पूरा जो अरेंजमेंट हुआ वो लिख कर कितने समय वहाँ रहेंगे, कौन उसके साथ में रहेगा, सब पूरा करके हम लोगों ने इधर से हमारे एक अधिकारी को दिल्ली भेजा। दिल्ली में साहब को बता दिया सब कुछ, इसमें थोड़ा सा चेंज साहब ने बताया कि इतना चेंज कर दो, तो वो चेंज हुआ। और बाद में आकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, वो रूट देख लिया, मैं भी वहाँ गई, सब कुछ देख के कर दिया कि अरेंज हो गया, आप आइए। अच्छी तरह से ये एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ, रिवर फ्रंट में पूरा गुजरात दिखा दिया आपने उनको, वो भी खुश है। उनकी वाइफ जो है वो लोक गायिका हैं, उनको भी आपने गरबा दिखा दिया। गरबा दिखाया, दांडिया दिखाया, हमारे शेर दिखाया, हमारे लायन दिखाए, हमारे उड़कर दिखाए, सब कुछ दिखाया, रोशनी करवा दी सब। चाइना को लगी कितनी अपेक्षा है मैम कि गुजरात को क्या फ़ायदा होगा? 3 MOU तो साइन हुए हैं, अभी जो कुछ करेंगे वो वाइब्रेंट में करेंगे जी। लेकिन वो वे लोगों का 3 MOU साइन हुआ तो आपको पता है 3 MOU साइन हुआ है। इसमें एक गुजरात के साथ MOU हुआ है जो ज़्यादातर हमें टेक्नोलॉजी हम देंगे, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हमारा जो काम है उसका अपग्रेडेशन करेंगे। और अहमदाबाद के साथ एक MOU साइन हुआ है, तो MOU में खास करके हमारा जो ड्रेनेज का जो पानी वगैरह निकलता है STP प्लांट, इसमें अपग्रेडेशन करने के हमें टेक्नोलॉजी देंगे, और ये पानी का यूज़ फिर से हम नदी में और लोगों के घरों में यूज़ करने के लिए भेज सकते हैं। ये पूरा करने वाले हैं और सिखाने वाले हैं।
टेक्नोलॉजी देंगे, ये सहयोग करने वाले हैं हमारे साथ। वाइब्रेंट आ रहा है, छठा वाइब्रेंट आ रहा है, आपके अध्यक्ष में होगा। क्या क्या प्रिपरेशन है और कितनी अपेक्षाएं हैं आपको, क्योंकि 30 से ज़्यादा देश के राजदूत तो आके मिल चुके हैं आपको। अब क्या लग रहा है ये वाइब्रेंट कितना वाइब्रेंट होगा? पहले से तो ज़्यादा वाइब्रेंट होगा ही, या कि पहले एक कंट्री हमारे साथ पार्टनर बनी थी, फिर 2 कंट्री हमारे पार्टनर बने, तो जो 2015 का वाइब्रेंट होने वाला है इसमें 7 कंट्री पार्टनर बने हैं। और अभी भी लाइन लगी है कि पार्टनर बनाओ, लेकिन हम ना बोलते हैं कि अभी हमारा काम पूरा हो गया है, इसीलिए नेक्स्ट 17 हम देखेंगे, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं। तो ये जो एक लोग आ रहे हैं वहाँ से, एम्बेसडर आ रहे हैं और जो बताते हैं कि भाई गुजरात में क्यों आपको इंडस्ट्री डालनी है, तो वो ही बताते हैं। इधर पानी है, बिजली है, अच्छे रोड है, सभी लोग अच्छे हैं, गुड गवर्नेंस है, सब कुछ इधर है, जल्दी से हमारा काम हो जाता है। और सबसे अच्छा तो इधर मैन पावर है, और एक भी हड़ताल नहीं होती है, स्ट्राइक नहीं होती है, ये बड़ी उपलब्धि है गुजरात की। तो ये लोग सोचते हैं कि इधर ही हम आएंगे और करेंगे, लेकिन जो पहले हम वाइब्रेंट में काम करते थे तो हम गुजरात का शोकेस करते थे, गुजरात में क्या है वो दिखाते थे सबको, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी हम प्लेटफॉर्म देते हैं अन्य राज्यों को कि आप आइए और इधर जो लोग आने वाले हैं उसके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, आपके राज्य में कुछ ले जाना है, MOU साइन करना है तो आकर करिए। तो अन्य स्टेट के लिए एक प्लेटफॉर्म ये गुजरात ने बनाया है। मैं मानती हूँ कि 2013 में जितना MOU साइन हुआ था इससे ज़्यादा 2015 में होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी लोग जापान से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, सब से लोगों ने आकर ज़मीन भी, लैंड भी ले ली है। और अभी खातमुहूर्त करना है तो मुझे बताने के लिए आते हैं कि आप आओ आओ आओ। तो मैं भी जाने लगी हूँ कि चलो होंडा आया है, चलो खातमुहूर्त करेंगे, चलो मारुति आ रही है तो खातमुहूर्त करेंगे, किसी का उद्घाटन करना है तो जाते हैं, क्योंकि हमारा भी दायित्व तो है ही उसको सहकार करना। इसका सबसे ज़्यादा फायदा गुजरात को होगा, ज़्यादा फायदा गुजरात को होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तरह तरह की चीज़ें होंगी। जापान भी इसी तरह आ रहा है। और आप देखो नरेंद्र भाई अमेरिका में है जी, तो सभी बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उसके बीच में स्पर्धा हो रही है, मैं ज़्यादा दूँ, मैं ज़्यादा हूँ, मैं आगे बुलाओ, जल्दी बुलाओ, ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं था। मैम आपने एक जगह कहा था कि आपके पहले गुरु आपके पिता और दूसरे गुरु आपके नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी से आपने ऐसी कौन सी खास चीज़ें सीखी जो आपने अपने जीवन में की और बाकी तमाम लोगों को अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए? संगठन का काम जो मुझे सौंपा गया सबसे पहला ज़्यादातर तो नीचे बूथ लेवल के प्रमुख बनाते हैं, फिर बोर्ड के प्रमुख बनते हैं, फिर तहसील के प्रमुख बनते हैं, फिर जिले के प्रमुख बनते हैं, और वहाँ जाते तक तो 15-20 साल हो जाता है, तब उसको लेकर जिला का प्रेसिडेंट बनता है। मुझे सौभाग्य पहले से प्राप्त हुआ, मुझे कोई संगठन का काम कैसे करना है, क्यों करना है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसी समय मुझे राज्य की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई और धीरे धीरे करके नरेंद्र भाई ने हम लोगों को सिखाया प्रवास कैसे करना है। और प्रवास करते हो और महिला इकट्ठी होती है तो वहाँ विषय, सब्जेक्ट्स क्या रखोगे आप, सब कुछ जो प्रशिक्षण शिविर लगानी है तो कैसे सब्जेक्ट रखेंगे, क्या करोगे, पूरा हम लोगों को नरेंद्र भाई सिखाते थे। अकेले महिलाओं को नहीं, लेकिन युवा मोर्चा, बख्शी मोर्चा, सभी को सिखाते थे। लेकिन एक क्लासरूम में जब बच्चे बैठते हैं तो टीचर्स को सबको समान सिखाता है, लेकिन ग्रहण कितने लोग करते हैं, सीखते कितने हैं, वो सबसे ट्रुथफुल बात है। मेरा स्वभाव ही सीखना है, तो मैं सीखती रहती थी, प्रवास करती रहती थी, सबको मिलना, काफ़ी कम बोलना, जो आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि बोलती नहीं है, हंसती नहीं है। हाँ। आज शायद हम आपको हंसते हुए देख रहे हैं पहली बार। ये बोलते रहते हो,